हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा सिलेबस डिस्कशन का दूसरा दिन है और आज हम लोग बेसिकली विश्व राजनीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो कृपया करके हमारे चैनल पर जाएं या फिर उसका जो है लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जिससे आप आसानी से उसको एक्सेस कर पाए। खैर, आज हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं ज्यादा समय व्यतीत न करके। जनरली पिछली क्लास के अंतर्गत हमने क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के डिस्कशन की शुरुआत की थी। ठीक है, ये बेसिकली सीबीएसई बोर्ड से संबंधित सिलेबस है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम अभी पॉलिटिकल की क्लासेस ला रहे हैं। धीरे धीरे सारी क्लासेस आएंगे तो हमसे जुड़े रहिएगा और जो भी प्रश्न है कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दिए ताकि हमें पता चलता रहेगा कि आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था कि पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है जनरली हमने उसको क्या किया था, एक एक पॉइंट मान करके, एक पॉइंट को जिसमें विश्व के अधिकांश देश या पूरा विश्व जो है जिस चीज का गवाह रहा हो, उस पॉइंट से मान करके वर्तमान समय की परिधि को हम लोगों ने क्या माना, एक समकालीन स्थिति को माना है। यानी कि 1945 से लेकर के वर्तमान तक की स्थिति को हम जनरली एक समकालीन समय मान लेते हैं। इसीलिए आपकी पुस्तकों के अंतर्गत सामान्यतः हमें देखने को मिलता है समकालीन शब्द, यानी जिसे अंग्रेजी में कंटेम्पररी कहते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली समकालीन विश्व और समकालीन भारत की राजनीति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, समकालीन विश्व की राजनीति के अंतर्गत कौन कौन से अध्याय आएंगे ये हमने पहले ही चैप्टर में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं समकालीन भारत के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास शीत युद्ध को हटा दिया गया है, लेकिन उसका महत्व तो आज भी बरकरार है। उसके अतिरिक्त जो जो चैप्टर्स थे हमने बताया था कि उनके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या चीजें हमारे लिए आवश्यक है। सेम एज इट इज पैटर्न में आज हम लोग भारत के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। जनरली मैं आपको बताऊं तो भारत के अंतर्गत सबसे पहले आप ध्यान रखना कि भारत जो है 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को आजाद हुआ था। आजाद कैसे हुआ था? तो आजाद आपको याद करना है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत क्या किया गया था, भारत को आजाद किया गया था, जो 3 जून 1947 के अंतर्गत पेश की गई थी, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि 14 और 15 तारीख को हम भारत को आजाद कर देंगे, जो 4 तारीख को रेडियो चैनल के जरिए पूरे देश को ये पता चल गया था। खैर, ये तो एक छोटी सी बात थी। हमें जनरली 1947 से लेकर के, यानी कि 1947 से लेकर के टिल 2024 तक की घटनाओं के बारे में चर्चा करनी है। तो वो भारत के अंतर्गत वो महत्वपूर्ण तथ्य जिसने भारतीय राजनीति में परिवर्तन लाए, जिसने कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में एक नया आयाम दिया, उन सभी तथ्यों को ही बहुत गौरतलब रिसर्च करने के पश्चात क्या किया गया, उनको हमारे विद्वानों के द्वारा पुस्तकों का एक रूप दिया गया, जिसे जानना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले तो भारत आजाद हुआ, तो आजाद होने के पश्चात ही सबसे पहले भारत के सामने क्या आ गई कि ये जो भारत आजाद हुआ, आजादी के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन की जो योजना थी, इस योजना ने भारत को कई टुकड़ों में बांट दिया था। पहला, एक भारत और पाकिस्तान में तो बांटा ही बांटा था, साथ ही साथ 565 रियासतों में भी इसको बांट दिया गया था। तो जो 565 रियासतों में जो बांटा गया था, तो इन रियासतों को भी फ्रीडम दे दी गई थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाएं या वो चाहे तो भारत में मिल जाएं। ऐसी स्थिति में अगर हम ध्यान से देखें या भारत के नक्शे को अगर हम बनाने की कोशिश करें, थोड़ा छोटा सा एक नक्शा बना लेते हैं हम लोग ताकि हम चीजों को समझ पाए। थोड़ा सा गड़बड़ बन जाए तो माफ करना। ठीक है, श्रीलंका को हम लोग इसलिए लाते हैं क्योंकि ये 200 मील के अंतर्गत आती है। खैर, उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर
भारत जब आजाद हुआ था तो आजादी के पश्चात कुछ हिस्सा भारत पे, कुछ पाकिस्तान में, ऐसे ऐसे और कुछ रियासतें अलग हो गई थी। यानी मैं एक आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र जो आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूं, ये किसी पैमाने के आधार पर नहीं, सिर्फ आपको समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं कि यदि भारत जब आजाद हुआ था, यानी भारत जब आजाद हुआ था, तो इसे सिर्फ पाकिस्तान और भारत के आधार पर डिवाइड नहीं किया गया था। 565 रियासतों को भी स्वतंत्रता दे दी गई थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिले या वो चाहे तो हिंदुस्तान में मिले, यानी या तो पाकिस्तान में मिल जाओ या तो भारत में मिल जाओ। ठीक है। हिंदुस्तान नाम एक्चुअल में भारत का ओरिजिनल नाम नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 1 है उसके अंतर्गत साफ कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि जो इंडिया है अर्थात भारत। ठीक है। यानी कि इंडिया और भारत, ये दो नाम क्या किए गए हैं, भारत के सुझाए गए हैं। इस पर एक विवाद चल रहा था जब भारतीय संविधान बना था, तो उस दौरान इस विवाद को बहुत लंबा न खींचने के दौरान दोनों ही नामों को क्या कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसको अभी हाल ही में चर्चा चल रही है कि सिर्फ भारत नाम रखा जाए, बाकी नाम हटा दिया जाए। खैर, तो अब क्या हुआ कि जो 565 रियासतें थी, अगर मान के चलिए इस तरीके से रियासतें हैं, ये रियासतें अपने आप को अलग कर लेती हैं, तो भारत का जो नक्शा होगा वो अपने आप में इस प्रकार दिखाई देगा कि मानो भारत का नक्शा है ही नहीं, वो कई सारे टुकड़ों में डिवाइड हुआ माना जाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या भारत के सामने, या यूं कहो कि भारत के सामने सबसे बड़ी ये चुनौती आ गई। इसीलिए जब इस चैप्टर का यानी समकालीन राजनीति की हम बात करते हैं, तो पहला चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है वो इसी से स्टार्ट होता है, जिसका नाम क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। सभी बच्चे ध्यान दें, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं। हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर चैप्टर को स्टार्ट किया कहां से किया जा रहा है। वर्ल्ड के अंतर्गत यानी विश्व के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि 1945 के अंतर्गत जब परमाणु बम गिरा जापान के ऊपर, तो विश्व के अंतर्गत एक बहुत एक स्थिति ऐसी बन चुकी थी जो सबको कहीं ना कहीं त्रासदी वाली स्थिति में डाल चुकी थी। तो वहां से हमने विश्व को पकड़ा, विश्व की स्थिति को यानी विश्व के पॉइंट को स्टार्ट किया। और दूसरी जगह हम भारत की जब बात करते हैं, तो भारत की आजादी के पश्चात जो सबसे पहला मुद्दा था वो था भारत के राष्ट्र की, यानी भारत जो राष्ट्र है उसका निर्माण करना, और उसके लिए ही सबसे बड़ी चुनौतियां थी ये जो 565 रियासतें हैं इनको एक करना। तो इसीलिए चैप्टर का जो नाम रखा गया वो रखा गया राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जिसके अंतर्गत हम भारत पाकिस्तान विभाजन को भी, इसके परिणाम को भी, 565 रियासतों के एकीकरण, इन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम क्लास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है भाई, सबसे पहली चीजें समझ में आ गई। अब आती है दूसरा चैप्टर। भाई राष्ट्र निर्माण हो गया, तो राष्ट्र निर्माण में सबसे अहम भूमिका किसकी होती है? तो राष्ट्र निर्माण में सबसे अहम भूमिका होती है राजनीतिक पार्टियों का, दलों का। तो भारत के अंतर्गत एक ऐसी पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस, जो आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की कुछ नीतियों के कारण आज वह बीजेपी से मात खाती दिखाई दे रही है। खैर, ये राजनीतिक मुद्दा है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए राष्ट्र निर्माण की चुनौती। दूसरी चीज आया चैप्टर एक दलीय प्रभुत्व। एक दलीय प्रभुत्व। अब एक दलीय प्रभुत्व, ये ध्यान रखना, ये जनरली आपसे किसकी बात कर रहा है? कांग्रेस की बात कर रहा है। ये एक दलीय प्रभुत्व कांग्रेस की बात कर रहा है कि किस प्रकार 1947 से लेकर के 1950, ये ध्यान रखना 1947 से 1950 के बीच में जनरली हमारे पास अंतरिम सरकार थी। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि 1935 का जो अधिनियम बना था, उस अधिनियम के तहत हमारे यहाँ सरकारी व्यवस्थाएं चल रही थी। जैसे आप सभी को पता होगा, सिराज गोपालाचारी, बहुत सारे लोग कहते हैं गवर्नर है, बहुत सारे लोग कहते हैं वायसराय है, बहुत सारे लोग कहते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो जब भारत स्वतंत्र ही हो गया तो गवर्नर जनरल की आवश्यकता क्यों है? अगर उनसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो उनके मुख पर एक प्रश्न चिन्ह सा अपने आप में दिखाई देने लगता है। लेकिन प्रश्न का उत्तर ये है कि 1947 से 1950 तक, जब तक भारतीय संविधान नहीं बना था, हमें ब्रिटिश द्वारा बनाए गए 1935 के संविधान के अनुसार ही देश का संचालन करना था, और उस दौरान जो सरकार चल रही थी उसे ही अंतरिम सरकार कहा गया था। और उसके अंतर्गत गवर्नर
ही जो हुआ करते थे उन्हीं के पास कंट्रोल हुआ करती थी, जिन्हें वायसराय भी कहा जाता था। खैर, गवर्नर कौन थे, वायसराय कौन थे, इन पर भी हम लोग इतिहास की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपका राष्ट्र निर्माण की चुनौती, दूसरा है आपका एक दलीय प्रभुत्व, और तीसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों हमने देखे। तो इसके बाद अगर क्या होगा भाई, देश का विकास, देश बना, इसका निर्माण हुआ, उसको चुनौतियां मिली। साथ ही साथ हमने देखा देश को चलाने में किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन देश को चलाने के लिए सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं, धन की भी आवश्यकता होती है। जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसको भी किस तरीके से, किस पर कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, वो भी आवश्यक है। इसीलिए तीसरे चैप्टर का जो नाम रखा गया वो है नियोजित विकास की राजनीति, विकास की राजनीति, प्लान डेवलपमेंट की ये बात करता है। ठीक है भाई, तीनों चैप्टर याद हो गए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, फिर एक दलीय प्रभुत्व, फिर नियोजित विकास की राजनीति। और उसके बाद जो आता है वो आता है कि भारत देश बन गया। देश बनने के बाद हमें अब व्यापार करना है, अपने आप को डेवलप करना है। तो ऐसे में अगला पॉइंट आता है भारत के विदेशी संबंध, भारत के विदेशी संबंध की बात करता है। ठीक है भाई, सभी ने याद रखना है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, एक दलीय प्रभुत्व, नियोजित विकास की राजनीति। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं अगर आप रिपीट भी करते चलोगे तो आप मैक्सिमम चीजों को क्या कर जाओगे, याद कर जाओगे। ये चीज ध्यान रखना, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, एक दलीय प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति, और आखिरी आपका जो देखने को मिलेगा वो भारत के विदेशी संबंध है। लेकिन ये आखिरी नहीं है, इसके अलावा भी आपके पास चैप्टर है। इसके अलावा जो चैप्टर है उसका नाम है कांग्रेस प्रणाली। क्या है भाई, कांग्रेस प्रणाली, जिसे लोकतांत्रिक पुनरुत्थान भी कहेंगे। इस चैप्टर को अलग अलग तरीके से लोकतांत्रिक पुनरुत्थान भी कहा गया है, इसे कांग्रेस प्रणाली के लिए चुनौती भी कहा गया है, इसे चुनौती भी कहा गया, इसे पुनरुत्थान भी कहा गया, इसे संकट के रूप में भी माना गया। इस चीज को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है कि चैप्टर का नाम, टाइटल चेंज कर रहे हैं लेकिन मेथड और मीनिंग उनका आज भी वही है। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब इधर आ जाओ भाई छठा। ठीक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती हो गई, एक दलीय प्रभुत्व का दौर हो गया, नियोजित विकास की राजनीति होगी, भारत के विदेशी संबंध हो गए, कांग्रेस प्रणाली, चुनौती, पुनर्स्थापना और संकट देख लिया। उसके बाद हमारे पास आती हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ठीक, और सातवां और अंतिम चैप्टर है इसका, और वो है भारतीय राजनीति में नए बदलाव, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। चलिए, ये सारे चैप्टर हैं जो आपके आने वाले हैं। अब वन बाय वन एक बार थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आप चीजों को समझ पाए। 1947 में भारत आजाद हुआ। भारत की आजादी के पश्चात भारत की आजादी से लेकर के 2024 तक की घटना को हम जनरली इसके अंतर्गत कवर करने वाले, लेकिन किस प्रकार और कौन कौन से वो मुद्दे थे जो महत्वपूर्ण थे और महत्व रखते हैं आज के टाइम पीरियड पे, उन्हीं को आपके द्वारा, विद्वानों के द्वारा सुझाव देने पर, वेल रिसर्च करने के पश्चात इस पुस्तक का एक रूप दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला जो चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्यों रखा गया, क्योंकि राष्ट्र अभी स्वतंत्र हुआ है, उसका निर्माण करना है और उसके सामने जो चुनौतियां आई हैं उनसे भी डील करना है। इनमें सबसे बड़ा योगदान एक पार्टी का रहा जिसे हम एक दलीय प्रभुत्व के रूप में देखेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम देखेंगे भारतीय विकास कैसे हुआ, यानी कि हमने कौन कौन सी योजना बनाई, क्योंकि विश्व के अंतर्गत हमने विश्व में देखा था उस टाइम पीरियड पे कि दो महत्वपूर्ण पावर चल रहे थे, एक का नाम था यूएसएसआर और एक का नाम था यूएसए। इन दोनों की ही द्वारा बनाई गई दो प्रमुख नीतियां थी, एक पूंजीवाद तो एक साम्यवाद कहलाता था। तो पूंजीवाद और साम्यवाद ये दो इंपॉर्टेंट क्यों थे, क्योंकि जनरली मैं आपको सिंपल सा बताऊं, अगर आप फोन लेकर के आएंगे तो या फोन लेने जा रहे हैं तो आप जरूर किसी ना किसी की राय लेते हैं कि ये बताइए कि मेरे लिए कौन सा फोन बेहतर होगा। उसी प्रकार विश्व के अंतर्गत ये दो ही ऐसे व्यवस्थाएं थी जो पूरे विश्व में व्यवस्थित रूप से चल रही थी और कहीं ना कहीं ये अपना दबदबा भी, अपना दायरा भी बढ़ा रही थी। इसलिए पूरे विश्व में जरूरत थी कि या तो लोग साम्यवाद अपनाएं या पूंजीवाद अपनाएं। लेकिन इंडिया ने इन दोनों से मिक्स होकर के, इन दोनों के मूल तत्वों को लेकर के क्या किया, एक मिक्स्ड कल्चर बनाया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भारत मिक्स कैसे है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि दोनों के तत्व, यानी कि कुछ चीजों को भारत के अंतर्गत प्राइवेट कर दिया गया
और कुछ चीजों को सरकारी कर दिया गया। अब आप पूछेंगे सरकारी और प्राइवेट करने से और हमें कैसे पता चलेगा, तो जनरली मैं आपको बता दूं, जो साम्यवादी व्यवस्था है, साम्यवादी व्यवस्था का प्रमुख मूल गुण होता है वो समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है, और जबकि पूंजीवादी का व्यवस्था का मूल रूप होता है वो अपने फायदे की बात सबसे इंपॉर्टेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर दिल्ली मेट्रो की बात करूं, तो दिल्ली मेट्रो एक प्रकार से हम उसको सरकारी मान लेते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे सर, इसमें कुछ चीजें प्राइवेट भी है। चलिए छोड़िए उस बात को, पहले समझने की कोशिश करिए। दिल्ली मेट्रो एक जगह से लेकर के ए जगह से बी जगह तक जाती है, या आप रेलवे को ले लें, ए से बी जगह तक जाएगी, चाहे उसमें पैसेंजर बैठे हो चाहे ना बैठे हो, ए से बी जगह जाएगी ही जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे समाज के लिए लाया गया है। जबकि वहीं पर किसी प्राइवेट टैक्सी की अगर आप बात करो, तो जब तक आप इनकम उसको नहीं दोगे वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, चाहे वो वहीं पर ही खड़ा रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें प्राइवेट हैं तो कुछ चीजें सरकारी भी हैं। तो इस जरिए से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला आता है भारत की विदेशी संबंध। देखिए, किसी भी देश को डेवलपमेंट करने के लिए सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो अपने आप में डेवलप हो जाए। हमारे पास कुछ संसाधन है, सामने वाले के पास कुछ संसाधन नहीं है, या उसके पास कुछ संसाधन है जो हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में हमेशा सामंजस्य बना के चलना पड़ता है, और खास करके अपने पड़ोसी देशों के साथ। क्यों? क्योंकि बाहरी अगर किसी ने आक्रमण किया तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी ही आते हैं। इसीलिए जनरली हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि कभी भी किसी पड़ोसी से बैर नहीं करना चाहिए, दूर वाले से किसी से भी बैर कर लो। तो इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि भारत और भारत के विदेशी संबंध किससे हैं। तो प्रश्न उठेगा कि इनमें हमें किन के साथ विदेशी संबंध पढ़ना है। तो जनरली हमें विदेशी संबंध उनके साथ पढ़ना है जो हमारे पड़ोसी हैं, और दूसरा जो इस टाइम पीरियड पे पूरे वर्चस्व में बैठे हुए हैं, जैसे अमेरिका, यूएसएसआर, जापान, इजराइल, इनके साथ भारत के संबंध कैसे हैं। उसके साथ कांग्रेस प्रणाली के बारे में देखेंगे। इसमें जनरली हम उस टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे जिसे ब्लैक डे घोषित करने की भी बात हो रही है। कई जगहों पर तो इसे ब्लैक डे माना ही जाता है। जनरली मैं आपको बता दूं, ये 1975 21 जून की घटना के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें भारत में पहली बार हम देखते हैं कि आपातकाल लगाया गया था पूरे भारत में, और उसने कहीं ना कहीं लोकतंत्र को एक बहुत बड़ी घात पहुंचाई थी। तो उन सभी चर्चाओं का किस प्रकार लागू हुआ, कैसे उसकी योजना बनी, और किस प्रकार उस पर क्रियान्वयन किया गया, उन सब चीजों की हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जब एक दलीय प्रभुत्व कमजोर होने लग गया, देश की व्यवस्थाएं कहीं कहीं डेवलप हो रही हैं तो कहीं डेवलप नहीं हो रही हैं, क्षेत्रीय स्तर पर लोगों की भावनाएं उभर कर आने लग गई, लोगों ने अपनी पार्टियां बनाना स्टार्ट कर दिया, अपने क्षेत्र के विकास को प्रमुखता दी जाने लगी। इसीलिए धीरे धीरे हम देखते हैं कि भाषा, जाति और बहुत सारी चीजों को जब यूनिटी को लेकर के डेवलपमेंट की बात होती है, जो एक क्षेत्रीयता जहां आ जाती है, वहां पर हम देखते हैं कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं बल लेती हैं। उसके पश्चात हम देखेंगे कि भारतीय राजनीति में आज के टाइम पीरियड पे बदलाव आ रहे हैं। बदलाव कैसे आ रहे हैं? जो पुराने समय से चल रहे हैं मुद्दे, धारा 370, जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे हैं, उनसे परिवर्तित होकर के नई नई चीजें इसमें आ रही हैं। उन सभी चीजों की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे बात करूं तो विश्व की जो राजनीति है या भारत की जो राजनीति है वो 1945 से लेकर के 2024 के बीच की घटनाओं का विवरण करती है, जहां विश्व के अंतर्गत हम अमेरिका की पावर्स को देखते हैं, अमेरिका के पावर से जूझने के लिए चीजें देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बात करते हैं, हम बात करते हैं विश्व में किस प्रकार से संचालन किया जा सके, पर्यावरण को किस प्रकार बचाया जा सके, वैश्वीकरण जैसी व्यवस्थाओं को पढ़ते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि भारत जो है उसका निर्माण किस तरीके से व्यवस्थित रूप से किया जाए, किस प्रकार से उसका प्लान किया जाए, विदेशियों के साथ कैसे हमारे संबंध बनाया जाए, कौन सी पार्टी डेवलप करेगी, इन सभी चीजों को कंपाइल करके हमारे को 2 पुस्तकें दी गई हैं। उन 2 पुस्तकों में पहला जहां समकालीन विश्व राजनीति की बात करता है, दूसरा समकालीन भारतीय राजनीति की बात करती है। ये दोनों की दोनों पुस्तकें आपके इस अध्याय में, सॉरी अध्याय वर्ड ठीक नहीं रहेगा, मैं कहूंगा कि आपके इस पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को बेहतर और मनोरंजक बनाएंगी, और हम इसमें आपका महत्वपूर्ण सहयोग करेंगे। किसी भी विद्यार्थी का इन दोनों लेक्चर के अंतर्गत यदि कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।